रात के 12 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठा तो देखा तो हिना कमरे में नहीं थी। हिना कहाँ हो तुम? मगर वो कमरे में मौजूद नहीं थी। आखिरकार मैं खुद दरवाजे पर गया तो दरवाजे पर शब्बीर खड़ा था, जो मेरा पड़ोसी था। अरे शब्बीर, खैर तो है इस वक्त? चेहरे पर घबराहट और पसीना और सांस फूला हुआ। क्या हुआ है? कोई इमरजेंसी हो गई? अरे नहीं फरहान भाई, तुम्हें एक राज बताना है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारी बीवी कहाँ है? अरे पता नहीं कहाँ है, लगता है वॉशरूम में होगी। अरे नहीं, यही तो राज है जो तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारी बीवी पुराने खंडहरों के पास जो कब्रिस्तान है, वहां जा रही थी लाल साड़ी पहनकर। अरे हाँ, लाल साड़ी मैंने अभी ही कुछ दिन हुए हैं उसे लेकर दी है। वो वहां क्या कर रही है? अरे भाई, मैं हर रोज रात 12 बजे काम से वापस आता हूँ। ये हर रोज का मामूल है। वो हर रोज वहां जाती है। तुम्हें पता है कि वहां क्या करती है वो? उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जैसे कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अरे भाई, मुझे किस लिए गलतफहमी होनी है? जरा चलकर अपनी बीवी को घर देखो तो सही। शब्बीर ने मेरे साथ घर चल के देखा, लेकिन हिना कहीं भी नहीं थी। इस दौरान मैं सर पकड़कर बैठ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि मैं चल के देखता हूं, लेकिन शब्बीर ने मुझे सख्ती से मना किया। अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? ना जाने क्या राज होगा, वक्त आने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी की कोई जरूरत नहीं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने फैसला किया कि आखिरकार हिना रात को 12 बजे लाल साड़ी पहनकर कहाँ जाती है, और आखिर ये क्या राज है जो मुझे मालूम नहीं। जैसे ही रात हुई तो मैं तो मौके की टाट पर था कि जैसे ही वो जाए तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं। ये बात मैंने शब्बीर को भी नहीं बताई थी, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया था। ना जाने क्या राज था। क्या शब्बीर सच कह रहा था या एक धोखा? क्या वाकई मेरी बीवी कब्रिस्तान में रात 12 बजे जाती थी? लेकिन जैसे ही मैंने उसका पीछा किया तो मैंने वो मंजर देखा जिसका मैं कभी गुमान नहीं कर सकता। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मेरा दिल बंद होने लगा। आप भी अपने होशो हवास पर काबू नहीं पाएंगे। ये मेरी एक सच्ची दास्तान है। पाकिस्तान के शहर गुजरात का रहायशी हूं। मेरा नाम फरहान है। मेरी ये दर्दनाक कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है 2018 की, जब मेरी उम्र 22 साल थी। गर्मियों का मौसम था। गांव की तंग गलियों में दोपहर के वक्त सन्नाटा फैला होता है। सब लोग अपने घरों में होते हैं। मगर उस दिन स्कूल से वापस आता एक नौजवान फरहान पानी पीने के लिए नलके पर रुका। वो पसीने में शरबोर था। जैसे ही उसने झुककर पानी पिया, अचानक एक नरम सी आवाज कानों में पड़ी। भाईजान, जरा हट जाए, बाल्टी भरनी है। फरहान ने सर उठाया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। सादा सा लिबास, नकाब में छुपा चेहरा, मगर आंखें, उन आंखों में कुछ था। एक खामोशी, एक दर्द और एक अजीब सी कशिश। उसी दिन से फरहान का रास्ता बदल गया। वो रोज स्कूल से वापसी पर उसी नलके के पास रुकता। कभी पानी लेता, कभी बहाना करके अखबार पढ़ने लगता। वो लड़की भी अक्सर वहीं नजर आती, अपनी बाल्टी लिए चुपचाप पानी भरती और चली जाती। कुछ हफ्ते गुजरे, फिर एक दिन फरहान ने दुकान वाले से पूछा, ये लड़की कौन है? दुकान वाला बोला, हिना नाम है, बाप का इंतकाल हो गया है, माँ सिलाई करती है, बहुत गरीब लोग हैं, मगर लड़की है बड़ी नेक और शर्मीली। मोहब्बत खामोशी में पनपने लगी। फरहान ने कई दिन सोचा, आखिर माँ से बात की। माँ ने पहले हैरानी से देखा, फिर कहा, गरीब है, मगर अगर नेक है तो किस्मत बदल सकती है। चंद हफ्ते बाद फरहान और हिना का निकाह हो गया। कुछ लोगों ने कहा, फरहान जैसा पढ़ा लिखा लड़का और ये गरीब लड़की। मगर फरहान मुतमिन था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कुछ मुकम्मल हो गया हो। मगर वो नहीं जानता था कि ये मुकम्मल होने वाली चीज दरअसल उसकी जिंदगी का आगाज नहीं, एक अनदेखे राज की शुरुआत है। शादी के बाद फरहान और हिना की जिंदगी सादगी मगर खुशी से भर गई। वो दोनों शहर के किनारे एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। फरहान स्कूल में पढ़ाता और शाम को वापस आकर कभी चाय खुद बनाता, कभी हिना से जिद करता। हिना बहुत नरम मिजाज थी। जब मुस्कुराती तो लगता जैसे रोशनी सी बिखर जाती हो। एक दिन फरहान ने कहा, हिना, तुम्हें कहीं बाहर ले चलूं? जंगल के उस पार एक छोटा सा झील है, वहां कोई नहीं होता। हम दोनों कुछ वक्त अकेले गुजारेंगे। हिना ने शर्माते हुए कहा, ठीक है, मगर रास्ता तो लंबा होगा। फरहान हंसा, लंबा होगा
मगर हम साथ होंगे ना। एक पुराने दरख्तों से घिरे रास्ते पर फरहान और हिना पैदल चल रहे थे। फरहान के हाथ में एक छोटा सा टिफिन, हिना के पांव में चप्पल और इर्द गिर्द खामोशी। चिड़ियाओं चहचहाती थी, हवा में हल्की सी नमी थी। हिना ने कहा, यहाँ कितना सुकून है ना। फरहान ने जवाब दिया, बस दुआ है ये सुकून हमेशा हमारे बीच रहे। अचानक एकदम झाड़ियों में हलचल हुई। हिना ने चीख मारी, आह फरहान। फरहान ने देखा एक सांप उसके पांव के करीब से गुजरकर हिना की तरफ लपका था और अगले लम्हे हिना जमीन पर गिर चुकी थी। फरहान घबरा गया। हिना, हिना, ये क्या हुआ? उसने जल्दी से चादर फाड़ी, पांव को बांधा और भागकर करीब की नदी से पानी लाया। उसने पानी छिड़का। हिना की आंखें बंद थीं। सांप अब गायब हो चुका था। फरहान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, या अल्लाह मेरी बीवी को बचा ले, मैं कुछ नहीं हूं तेरे बगैर। फिर जैसे एक हवा चली और हिना की आंखें खुल गईं। फरहान ने उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हिना ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ मैं ठीक हूं। फरहान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोनों वहां से चले गए। उस दिन से हिना की तबीयत कुछ अजीब अजीब सी रहने लगी थी। पहले वो इतना मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन उस दिन से वो मेरे साथ काफी अच्छा सुलूक करने लगी थी। वो मेरी पसंद का खाना बनाती, मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखती। दिन गुजरते जा रहे थे, वक्त ढलता जा रहा था, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। एक दिन मैं परेशानी से घर आया तो हिना पूछने लगी, क्या हुआ है? मैंने अपने दिल का हाल उससे बता दिया। मैं इस वजह से परेशान हूं। देखो हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी, जिस वजह से मैं बहुत मुरझा चुका हूं। काफी दिनों से तुम्हें कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले तो जैसे उसकी रंगत पीली जर्द हो गई हो। उसका जिस्म कांपने लगा और वो दौड़ती हुई कमरे में चली गई। एकदम से मैं बेचैन हुआ कि क्या हुआ है। इसे कहने लगी, मैं शर्मिंदा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें मेरी क्या गलती? अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल पर लग रहे थे। मैंने कहा, नहीं, मैंने ऐसी बात ही नहीं की जैसी तुमने समझ ली। अरे नहीं, मैं सच में कह रही हूं, तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो कर लो, मुझे खुशी होगी। लेकिन नहीं, मैं उससे मोहब्बत करता था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने फैसला किया कि मैं एक जानने वाले हकीम के पास अपनी बीवी को ले जाऊंगा। उनका काफी नाम था, जिस वजह से मैंने और हिना ने फैसला किया कि हम वहां जाएंगे। सुबह हम हकीम के पास जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत हमें रोकती है और हिना को कहती है, अरे बेटी कहाँ जा रही हो? मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ, रात को तुम इधर से गुजरती हो। खैर तो है? क्या तुम लोगों ने इधर भी घर लिया है? कब्रिस्तान के रास्ते से जाती हो? ये सुनते ही मेरी बीवी हंसने लगी। अरे अम्मा, कैसी बातें करती हो? मेरा क्या काम वहां भूलकर तुमने किसी और को देखा होगा? भला मैं उस खौफनाक रास्ते पर जाकर क्या करूंगी? अरे बेटी, मैं नहीं भूल सकती। हर रात के 12 बजे तुम यहां से गुजरती हो। ये बात ही सुनकर जैसे कि मेरे पैरों तले जमीन ही निकल रही थी। अरे कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अरे मेरी बीवी का क्या काम? वहां यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। बूढ़ी औरत खामोश हो गई। मुझे कहने लगी, अरे चलो, लगता है अम्मा पागल हो गई हैं। मैंने अपनी बीवी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम हकीम के पास गए। हकीम साहब ने जब मेरी बीवी को चेक किया और मुझे चेक किया तो कहा, तुम दोनों में कोई मसला नहीं है, बस कुदरत का निजाम है, दुआ करो इंशाअल्लाह औलाद हो जाएगी। हम दोनों वापस लौट आए। एक दिन दोपहर का वक्त था। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, हम कभी घर से बाहर नहीं गए, ना ही तो मुझे कहीं घुमाने लेकर गए। जिस दिन से सांप वाला वाकया हुआ है हिना, मैं तो डर गया हूं। उस दिन से मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें कभी कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगी, गर्मी आ चुकी है, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। हमारे शहर की दूसरी तरफ एक गांव था जहां मेरे चाचा रहते थे। गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वहां खुले थे मालटों के बाग, नहरें और बहुत ही हसीन मंजर था। मैंने कहा, अच्छा क्यों ना हम चाचा के यहाँ चलते हैं? वैसे भी मुझे गए हुए काफी अरसा हो गया है। जिस बात पर हिना खुशी से मुस्कुराने लगी, कहने लगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैंने कहा, तुम सामान पैक करो, हम सुबह रवाना हो जाएंगे। सफर लंबा है, इसीलिए सुबह सुबह ही निकल जाएंगे।
खुशी खुशी मेरी बीवी सामान पैक करने लगी। रात को हम खुशी से खाना खाकर सो गए। सुबह मैंने टैक्सी वाले को फोन किया। वो हमारे दरवाजे पर आया और हम दोनों मियाँ बीवी वहां से गांव की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा था और कुछ दूर आगे जाने के बाद कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था, जिस वजह से टैक्सी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक हम गांव नहीं पहुंचे थे। अरे भैया, अभी हमें और कितना दूर जाना है? मैंने टैक्सी वाले से पूछा। अरे साहब, वो नया रास्ता बन रहा है, ये पुराना रास्ता है। यहाँ से लोग इतना गुजरते नहीं हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें इसी रास्ते से जाना होगा। वहां से गाड़ी का जाना मुश्किल है। वो रास्ता अजीब था, उसका कच्चा रास्ता, रास्ते के इर्द गिर्द झाड़ियां थीं, जैसे कि हम किसी गहरे काले से जंगल में बहते जा रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो जंगल हमें खुद में समा रहा है। शाम हो चुकी थी, मुझे खौफ आ रहा था। मेरे चेहरे पर डर वाजह नजर आ रहा था और मुझे यह भी लग रहा था कि टैक्सी ड्राइवर भी खौफजदा हो रहा था। हिना मेरी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम तो इतना डर गए हो, खैर तो है? टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, अरे बहन, इनका डरना अपनी जगह सही है। वैसे भी मुझे इस रास्ते के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हुआ है। ये जंगल से गुजरता है और रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन अब हमें यहीं से गुजरना होगा। जिस बात पर वो कहने लगी, अरे तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं, इसमें डर कैसा? फिर खामोशी से सफर शुरू हो जाता है। देखते ही देखते 7 बज जाते हैं। सूरज बिल्कुल गायब हो चुका था। रात ने अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया था। हम एक सुनसान और वीरान कच्चे रास्ते पर आ चुके थे। हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मेरा दिल डर रहा था। चाचा का बार बार फोन आ रहा था, जब अभी तक तुम लोग आए क्यों नहीं? चाचा जान, रास्ता खराब था, इसीलिए हम पुराने रास्ते से आ रहे हैं। चाचा ने जो बात की उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अरे बेटा, इस रास्ते से क्यों आ रहे हो? तुम लोगों को इतनी भी जल्दी क्या थी? सुबह आ जाते, वो रास्ता अच्छा नहीं है। लेकिन चलो खैर, दुआ पढ़ते आना। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, भाई साहब, मैं तो आपके गांव ही रात गुजारूंगा, सुबह ही आऊंगा। अभी हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक एकदम से उसने ब्रेक लगाई। हिना ने चीख कर कहा, अरे भाई रुक जाओ, लगता है शादी है किसी की। उसी वक्त गाड़ी रोक दी। सामने अजीब ही मंजर था, जिसको देखकर हम सबके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बीवी भी डर गई। अरे फरहान, ये क्या है? दियों की कतार जलती हुई हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द आ रही है। टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, ये कोई दियों की कतार नहीं, ये जिन्हों की बारात है। यकीनन हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। हमें आगे नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दें। मैं खामोश बैठा रहा कि अब क्या कर सकते हैं। इतना आगे आ चुके हैं, सफर कुछ देर का ही रह गया था। अब हम पीछे कैसे जा सकते थे? मेरी बीवी कहने लगी, अरे आप दोनों परेशान मत हो, आयतुल कुर्सी पढ़िए जरा, मैं चलकर देखती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुम बाहर मत निकलो। उसने मेरी एक नहीं सुनी और बाहर निकल गई। उसका बाहर निकलना था और दियों की कतार गायब हो जानी थी। फौरन वो आ गई, कहने लगी, देखो तुम लोग ऐसे ही डर गए थे। मैंने दुआ पढ़ी और वो गायब हो गई। हमने सुकून का सांस लिया और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके अपना सफर शुरू किया। आखिरकार हम गांव पहुंच चुके थे। हमने ये वाकया अपने चाचा को सुनाया तो वो कहने लगे, तुम लोग किस्मत वाले थे कि बच के आ गए, वरना आज तक कोई वहां से कुछ रहा और इसके साथ ये मंजर हुआ तो उसका सलामत लौटना मुमकिन नहीं है। इस बात ने हमें और डरा दिया था। गांव का माहौल बहुत खूबसूरत था। मेरी बीवी और मैं बहुत खुश थे। हम तकरीबन 15 दिन वहां रुके। 15 दिन के बाद मेरी बीवी कहने लगी, आप मुझे इधर मजीद नहीं रहना, मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। जिस बात पर हम फौरन ही घर आ जाते हैं। ये वो दिन शुरू होने वाले थे जिनका मैं कभी गुमान नहीं कर सकता था। एक रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, उस रात में वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रात के 12 बज चुके थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। शब्बीर दरवाजे पर मौजूद था, लेकिन हिना अपने कमरे में नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला तो शब्बीर खड़ा था। शब्बीर को इस तरह अपने दरवाजे पर रात के 12 बजे देखकर मैं एकदम से परेशान हुआ। क्या हुआ है? खैरियत तो है शब्बीर आधी रात को? शब्बीर कहने लगा, बस मैं तुम्हें एक जरूरी खबर देने आया हूं। तुम्हारी बीवी घर में नहीं होगी, मुझे यकीन है। अरे नहीं, वो तो घर में ही है। उसने कहां जाना है आधी रात को? अरे जरा देखो। मैंने पूरे घर में देखा, लेकिन शब्बीर की बात सच थी। वो घर में नहीं थी। कहां जा सकती थी? आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था।
शब्बीर ने कहा, ये आज नहीं, हर रात होता है। तुम बेखबर हो। मैं कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो? कहाँ गई होगी वो? अरे, उसने धीमे से जबान से कुछ अल्फाज निकाले जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अरे फरहान, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं पहले तसदीक कर रहा था कि क्या वाकई वो तुम्हारी बीवी है। अरे भाई बताओ, क्यों इस तरह मुझे परेशान कर रहे हो? शब्बीर के मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे दिल की धड़कन को बंद कर रहे थे। अरे तुम्हारी बीवी हर रात लाल साड़ी पहनकर उस पुराने कब्रिस्तान के रास्ते में जाती है, और ना जाने वो कहां जाती होगी, क्योंकि आगे तो कब्रिस्तान है और तुम जानते हो कि वो कब्रिस्तान बहुत ज्यादा भयानक है। शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। लेकिन रात के 12 बजे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या राज है? अरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बीवी ऐसे कैसे जा सकती है 12 बजे वहां पर? अरे भाई, मैं तुम्हें कल अपनी आंखों से दिखाऊंगा, फिर तुम्हें यकीन आएगा। लेकिन आज तुमने अपनी बीवी से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, क्योंकि हमें राज मालूम करना है। शब्बीर और मैंने फैसला किया कि हम कल रात को हिना पर नजर रखेंगे। मुझे तो नींद नहीं आई। 12 से 1 हो चुका था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई थी। मुझे ये परेशानी खाई जा रही थी कि मुझे कभी इस टाइम के दौरान जाग भी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ना जाने वो कब से जा रही होगी वहां, और क्या करती होगी, क्यों जाती होगी। मेरे दिमाग में तरह तरह के अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर आई। इसी दौरान मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसे पता न चले कि मैं जाग रहा हूं। वो आई और सीधा बाथरूम में चली गई। उस दौरान मैं हल्की सी आंखें खोलकर उसे देख रहा था। नहा कर आकर बिस्तर पर सो गई। उस रात मुझे उससे नफरत हो रही थी। मेरे दिल में तरह तरह के अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन शब्बीर की वो बात मुझे याद आती है कि उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना, उसे शक नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा ही जाहिर किया। लेकिन आज दूसरी रात थी। मंसूबे के मुताबिक जब रात हुई तो रोज की तरह ये मुझे दूध देती थी, तो आज मैंने वो दूध नहीं पिया, बल्कि उसे छुपा दिया, क्योंकि मैं जान चुका था कि यकीनन उस दूध में कोई ऐसी चीज मिलाई जाती है जिससे मुझे गहरी नींद आ जाती है। 12 बज चुके थे। उस दौरान मैं जाग रहा था, लेकिन मेरी बीवी इस बात से वाकिफ नहीं थी। वो तैयार होती है, बनाव सिंगार करती है, लाल साड़ी पहनती है, गहरी सुर्खी लगाती है। ऐसा लग रहा था कि किसी शादी पर जा रही हूं। ये एक रात नहीं, बल्कि हर रात ही ऐसा होता है। वो घर से चली गई। उसके जाने के फौरन बाद शब्बीर और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हम अपने शहर से बाहर आ चुके थे। अचानक उसने मुझे कहा, वो देखो, वो उसी रास्ते पर जाने लगी है। वो धीरे धीरे कदम रख रही थी, गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज से पहले मैंने उसे कभी गुनगुनाते नहीं सुना था। आज जैसे वो मेरी बीवी थी ही नहीं, कोई अजनबी जिसको मैं कभी समझ नहीं पाया। शब्बीर कहने लगा, देखा तुमने, कहता था ना तुमको। वो उसी रास्ते पर जाने लगी जिस बात का मुझे डर था। पुराने कब्रिस्तान के रास्ते पर उसने अपने कदमों को फेर दिया। कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते से गुजरी तो कुत्तों का भौंकना बंद हो गया। शब्बीर और मैं डरते हुए कांपते जिस्म के साथ उसके पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अजीब ही ख्याल थे कि कहीं ये मुझसे बेवफाई करके किसी से मिलने जाती है। लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहां पर किसी का मिलना तो नामुमकिन ही था। अब मुझे और ख्याल आने लगे कि आखिर वो इस सुनसान जगह पर क्या करेगी। मैंने शब्बीर को कहा, नहीं शब्बीर, हम आगे नहीं जाएंगे। ना जाने आगे क्या होगा। बहुत ही भयानक रास्ता है, और तुम्हें उस कब्रिस्तान का तो पता ही है ना कि बहुत भयानक है। शब्बीर कहने लगा, कैसी बातें करते हो? क्या हम वो राज ना जाने? मैंने कहा, अरे भाई, राज तो जाना जरूरी है, लेकिन जान कभी तो खतरे में है। शब्बीर कहने लगा, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होता तो हमें क्या होगा? लेकिन उस दौरान मेरे दिल की धड़कन रुक रही थी। मैं सर पकड़कर उसी जगह पर बैठ गया। 2 कुत्ते जो उसी रास्ते पर खड़े हमें भौंक रहे थे। हमने हिम्मत की, थोड़ा और पास गए, लेकिन कुत्ते हमारे पीछे लग गए। हम भागते हुए घर आए, बड़ी मुश्किल से बच बचाकर। मैंने जल्दी से शब्बीर को कहा, शब्बीर, क्या पता कि वो आ जाए। ऐसा करो, तुम चले जाओ, हम कल फिर करेंगे ऐसा काम। शब्बीर बेचारा चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरे सर में दर्द हो रही थी। क्या होगा वहां? क्या करती होगी? ये किससे मिलती होगी? मुझे अब तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर क्या राज होगा जो हमेशा ये मुंह से छुपा दिया है। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया
लेकिन दिल में खौफ था। आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग जाग रहा था। अजीब सोचें आ रही थीं। दिल कर रहा था कि आज जब ये आएगी तो मैं उससे पूछूंगा, कहाँ जाती हो तुम? लेकिन शब्बीर की बातें मुझे याद आती हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आ गई। सुबह हुई तो वो मेरे लिए अंडा पराठा बनाकर लाई। उस दौरान मुझे उसके चेहरे को देखकर नफरत महसूस हो रही थी। दिल नहीं करता था कि उससे बात भी करूं, लेकिन मजबूरन जब तक मुझे वो राज मालूम नहीं हो जाता तब तक मुझे उसे बर्दाश्त करना था। वो कहने लगी, क्या हुआ? आंखें लाल क्यों हैं तुम्हारी? ऐसा लग रहा है कि रात को सोए नहीं, लेकिन पूरी रात तो सोते रहे हो तुम। मैं कहने लगा, अरे बेगम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी शायद, उसी वजह से। अरे तुम्हारा दिल नहीं गुमराह था? पूरा दिन घर में रहती हो, ना दिन को कहीं जाती हो ना रात को। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? ना दिन को ना रात को। भला मैं क्यों जाऊं दिन रात कहीं बाहर? घूम फिर तो आए हैं गांव में हम। अरे नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। मैंने अपने अल्फाज को बदला कि कहीं उसे शक ही ना हो जाए। मैं कहने लगा, अरे बेगम, आज रात ना मैं काम के सिलसिले में थोड़ा शहर जाऊंगा और अपने दोस्त आरिफ के यहाँ रुकूंगा, तो तुम रात को दरवाजा बंद कर लेना और अपना ख्याल रखना। अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन करके बता देना। वो खुश हो गई, कहने लगी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। जैसे कि मेरी जाने की खबर सुनकर वो खुश हो रही हो। लेकिन हमारा मंसूबा और था। उस रात मैं और शब्बीर गांव के उस ढाबे के पास छुपे बैठे थे कि बिल्कुल उस कच्चे रास्ते पर था जो रास्ता उस कब्रिस्तान की तरफ जाता था। रात के 12 बज चुके थे। उसी दौरान मैंने देखा कि मेरी बीवी लाल साड़ी मलबूस करके आ रही है। पैरों में पायल, बाल खुले, लाल सुर्खी लगी हुई, आंखों में काजल डला हुआ। एकदम से मैं कहने लगा, शब्बीर, बस बहुत हो गया, मैं अभी इसी वक्त उसे तलाक दे दूंगा। शब्बीर ने कहा, अरे पागल, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा है कि हमें यह राज मालूम करना है। मैं तुम्हें इतना बता दूं कि ये किसी नौजवान से मिलने नहीं जाती। ये तुम सोचो कि उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में कौन पागल होगा जो मिलेगा? किसको अपनी जान की परवाह नहीं और हर रात मिलती है? ये ऐसा कोई औरत नहीं करती। अगर वो किसी के साथ गलत रिश्ते में बंध भी जाए तो 1-2 दिन ही मिलती है। ऐसा तो नहीं कि हर रात वो वहां जाए। चलो, हमें देर हो जाएगी, हम उसका पीछा करते हैं। मेरे कदमों में जैसे कि जान आ चुकी थी, लेकिन दिल में डर था कि क्या करती होगी वो। आज कुत्ते नहीं थे,